गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसमें हमारे 12 पॉइंट्स हो गए थे। आज हम पॉइंट नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 13 क्या है इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रेजरर्स एंड सेक्रेटरी। मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो 13 नंबर पे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो दिया जाता है अपॉइंटमेंट्स के बारे में। हम अपनी कंपनी में जो भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, कंपनी के मेन लोग टॉप लेवल के जो आपके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपके सारे, कंपनी में सेक्रेटरी और ट्रेजर। ट्रेजर उसको बोलते हैं जो खजांची हो गया एक तरीके से, जो सारा फाइनेंस का अपने पास क्या रखता है, हिसाब किताब रखता है, उसको हम ट्रेजर बोलते हैं। तो इन सब पर्सन्स का अपॉइंटमेंट पहले ही कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो इन सब का फॉर्मेशन का, इन सब का अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोविजन हम रखेंगे। प्रोविजन में सिर्फ कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमेशा अप्लाई होती हों एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दैम। अगर इनमें बीच में हमें चेंजेस भी करना है, सेक्रेटरी वगैरह को या मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर्स हैं, हमें उन्हें बीच में कोई चेंजेस करना है या किसी को नया अपॉइंट करना है, तो उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन हम किसमें लगा देते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में लगा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है इसमें वो है रूल्स रिगार्डिंग यूज ऑफ कॉमन सील। कॉमन सील बेटा हमने फीचर्स में पढ़ लिया था कि कॉमन सील क्या होता है। कॉमन सील एक ऐसे स्टैम्प है जो कि कंपनी के नाम से बनाई जाती है और इसका जो राइट है किसको दिया जाता है, सेक्रेटरी को दिया जाता है। कि कंपनी की जो सील है कॉमन सील, इसे कौन यूज कर सकता है, सेक्रेटरी यूज कर सकते हैं कंपनी में। तो इस कॉमन सील से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बाई चांस अगर सेक्रेटरी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो सेक्रेटरी के एब्सेंस में कौन पर्टिकुलर पर्सन उस सील को यूज करेगा, उसकी अथॉरिटी अगर हम अपने यहाँ पर चेंज करना चाहें, किसी और को पावर देना चाहें, तो इसका क्या प्रोसीजर है। सेक्रेटरी अगर चेंज हो रहा है, सेक्रेटरी के पास भी किस लिमिट तक पावर्स हैं, तो उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो यहाँ पर लिखी जाती है। कॉमन सील से रिलेटेड कौन उसको प्रिपेयर करवाएगा, कॉमन सील एक बार में कितनी कॉमन सील हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं, उसकी कितनी कॉपी, किस किस डॉक्यूमेंट पे यूज की जा सकती है उसको, किस किस डॉक्यूमेंट पे हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो वो सब का डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 15 है बेटा, पॉइंट नंबर 15 क्या, मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। हम अपनी कंपनी में जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका क्या मेथड है और किस तरीके से हम उनको रख रहे हैं। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो डिजिटल मेथड हो सकता है, ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो रख सकते हैं हम, एक मैनुअल अकाउंट हम अपने रख सकते हैं। मैनुअल जो हम हाथों से पहले बही खाता वगैरह बनाते थे, आजकल तो वो चलता नहीं है मैनुअल, सब ऑनलाइन ही चलता है, सब लोग हम सिस्टम पे बनाते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, बिजी टैली वगैरह सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, उन सॉफ्टवेयर पे अपनी एंट्री कर देते हैं, वो बैलेंस शीट पे बना के दे देता है। सारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन 2 मिनट में निकल कर बाहर आ जाती है। तो डिफरेंट ऐप्स फॉर द डिफरेंट ऐप्स हम यूज करते हैं अपनी कंपनी में। तो जो हमारे अकाउंट्स को बनाने के, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखने का मेथड है वो क्या हो सकता है, किस तरीके से हम अकाउंट रखेंगे। और अगर हम सपोज कीजिए हम अपनी कंपनी में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं या क्लोजिंग अकाउंट हम मेंशन कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट कैलकुलेट किया जाता है, तो क्लोजिंग अकाउंट मेंशन करने का, उसको कैलकुलेट करने का, जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने का हमारा क्या मेथड हो सकता है। उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, तो उनमें से कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप पढ़ोगे आगे जाके, डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, 11th में चैप्टर है बेटा डेप्रिसिएशन, उसमें क्या करते हैं हम, फिक्स एसेट्स जितनी भी होती है हमारी, उन सब पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू एक टाइम के बाद क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हमने मशीनरी परचेज करी, कोई 20 लाख रुपए की मशीनरी है, क्या 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए की रहेगी, नहीं, कोई स्क्रैप हो जाएगी और उसकी वैल्यू धीरे धीरे माइंड में मार्केट में डाउन होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी नई इनोवेटिव मशीनरीज आ चुकी होती हैं 10 साल बाद मार्केट में। तो हम लोग क्या करते हैं, उस 10 साल तक जब तक वो मशीनरी हमारे पास है, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एक ऐसे अमाउंट जो हम हर साल अपने अकाउंट्स में शो करके 10%, 20% उसका हम कुछ भी रख सकते हैं, परसेंटेज अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो उसका हम एक पार्ट अपने एक अलग
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से एक अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, उसमें वो अमाउंट डालते रहते हैं। जैसे 10 साल बाद हमारे वहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये अगर हमने साल के लिए इकट्ठे करे होंगे तो कितने बंदे हमारे पास 1 लाख रुपये इकट्ठे हुए उस मशीनरी के, थोड़े पैसे वो डाल के मशीनरी ले लो। इस तरीके से कुछ वो मशीन पुरानी सेल भी होगी, इसका स्क्रैप होगा, ये 2-3 लाख की वो भी सेल होगी। अगर हमारी 20 लाख की मशीन है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो सेल हुई। कुछ हमारे प्रोविजन अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं इतने साल से, और कुछ पैसे और डाल के हम एक न्यू मशीन परचेज कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन ये बनाए जाते हैं। ऐसे ही इस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन लगाने का कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसके सिंपल डेप्रिसिएशन मेथड हो सकता है, रिटन डाउन वैल्यू हो सकता है, एवरेज बेस मेथड हो सकता है। तो आप जो भी अपनी कंपनी में अकाउंट्स रख रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, वो अकाउंट्स लिखने का या फिर अकाउंट्स रखने का मेथड क्या है, वो सब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिटेल में बताया जाता है, जिससे बाद में कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो हमारी कंपनी में बेटा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज क्या होता है, मीन्स उसको दोबारा से फ्लो बैक करना, दोबारा से बिजनेस में प्रॉफिट को फ्लो बैक कर देना। इट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मेरा एक बिजनेस चल रहा है और मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। 5 लाख रुपीज जब मैंने इन्वेस्ट किए थे तो मुझे हर साल उस बिजनेस पे 2 लाख का प्रॉफिट होता ही होता है। 5 लाख में से मैं 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लेती हूँ। तो ऐसे मुझे प्रॉफिट अर्न करते करते मुझे बिजनेस चलाते चलाते 5 साल हो गए और मैं कितने में प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, 2 लाख का। 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ पर ईयर। कितने साल हो गए, 5 ईयर हो गए। तो मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, 10 लाख। 5 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। 5 लाख रुपए तो मेरी कैपिटल पहले ही लग रही है बिजनेस में। 10 लाख मेरे पास और कलेक्ट हो गए। तो उस 10 लाख में सपोज करो मैंने जो अदर एक्सपेंसेस किए होंगे, वो सब अदर एक्सपेंसेस मैंने पहले ही नेट निकाल दी। नेट मुझे 2 लाख का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। 2 लाख का प्रॉफिट मेरा नेट जनरल रिजर्व में जा रहा था। जो मेरे पास रिजर्व से पैसे बचे हुए थे, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सबकी सैलरी देने के बाद 2 लाख नेट बचे। 5 ईयर्स तक मेरे पास रहे और अब मेरे पास 10 लाख रुपीज हैं। हर साल 2 लाख बच रहे हैं मेरे पास प्रॉफिट में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 10 लाख के प्रॉफिट को दोबारा से अपने बिजनेस में क्या कर सकती हूँ, इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो वो क्या बन जाएगी, मेरी कैपिटल बन जाएगी। अब पहले मेरी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख की थी, प्लस 10 लाख मैंने और ऐड कर दिए। अब मेरी कैपिटल कितनी है, 15 लाख की है। अब मैं 15 लाख से कितने का प्रॉफिट अर्न करूंगी, 8 लाख का। अब मैं 8 लाख रुपए प्रॉफिट कर सकती हूँ। मैं अपनी प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकती हूँ थ्रू द कैपिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मैंने जो प्रॉफिट वहां से अर्न किया था इस बिजनेस से, उस प्रॉफिट को मैंने दोबारा से उसमें क्या कर दिया, फ्लॉ बैक कर देना। जिस कहते हैं ना खेत में बीज को दोबारा से जोत देना, तो वो जो प्रॉफिट वहीं से निकला था उसी प्रॉफिट को दोबारा वहां पर फ्लॉ बैक कर देना। दैट इज कॉल्ड द फ्लॉ बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है इसमें बेटा प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरफीचर वर्ड और रीइश्यू वर्ड। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले मैं नीचे के पॉइंट्स बता दूं बेटा आपको, वो जल्दी हो जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। इसको आपको बहुत अच्छे से इजीली वे में समझाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, नीचे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर 18 देखते हैं पहले, रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। कंपनी में अगर किसी भी मेंबर को कोई भी प्रपोजल देना है, किसी भी तरीके का अगर आप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं कंपनी में, तो उस प्रपोजल को देने का क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से प्रपोजल दिया जाएगा, और मेंबर्स के सामने आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। आपका जो अगर हमें किसी का पर्टिकुलर पर्सन ने कोई प्रपोजल दिए हैं, किसी डिसीजन को लेकर बहुत सारे पर्सन की प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो उन प्रपोजल्स को हमें किस तरीके से कंसिडर करना है और क्या प्रोसीजर रहेगा उन प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का। तो उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब यहाँ पर फिर लिखे जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। किससे रिलेटेड, रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। सारे प्रपोजल से रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा इसमें वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स। सभी मेंबर्स की वोटिंग राइट, जितने भी मेंबर्स हमारी कंपनी में, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी शेयर होल्डर्स का, किस शेयर होल्डर का कितना वोटिंग राइट है। सभी शेयर होल्डर के पास, चाहे जिसके पास जितने भी ज्यादा शेयर्स हैं,
नंबर ऑफ शेयर किसी के पास कम हो सकते हैं, किसी के पास ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 शेयर भी हो सकते हैं, किसी के पास 1 शेयर भी हो सकता है। अलग अलग शेयर की अमाउंट सबके पास हो सकती है, बट ये डिपेंड नहीं करता, इससे डिसाइड नहीं होता कि किसके पास कितने वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट सिर्फ के साथ पास सिर्फ एक ही होता है, 1 पर्सन एंड 1 वोटिंग राइट। दे शुड बी हैव द 1 वोटिंग राइट, चाहे आपके पास कितने भी शेयर है, वोटिंग राइट कितना होगा आपके पास, एक ही होगा, 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स, सभी मेंबर्स की क्या क्या वोटिंग राइट्स होंगे। नेक्स्ट है पावर ऑफ टेकिंग लॉन्स एंड इट्स लिमिट्स, मीन्स कौन मेंबर कितना लोन बिजनेस के लिए ले सकता है, कंपनी के लिए क्या पावर्स हैं उसके पास लोन लेने की, कहाँ कहाँ से वो लोन ले सकता है, किस कंडीशन में लोन लिया जा सकता है, और उसकी लिमिट क्या है लोन लेने की। सपोज करो उसने तो लोन लेके कंपनी को दे दिया, कंपनी उस लोन को पे नहीं कर पा रही है, वहाँ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन लेकर कंपनी को दिया है, कंपनी उस लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही है, आपकी तो लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, आप तो सिक्योर हो गए बिकॉज ऑफ द इट इज़ अ कंपनी बिजनेस। कौन सा बिजनेस चल रहा है, कंपनी का बिजनेस चल रहा है, आपकी लाइबिलिटी कैसी हो गई है, लिमिटेड है, आप सिक्योर, आप तो बच के निकल गए कि हम तो मेंबर थे। लेकिन लोन आपकी वजह से कंपनी में एंटर हुआ है, आपने दिलवाया था, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो कंपनी को ऐसा ना हो कि वो पर्टिकुलर लोन कंपनी को नुकसान में ले जाए, तो इसीलिए उससे रिलेटेड भी टर्म्स एंड कंडीशन हम क्या कर देते हैं, पहले ही फाइनल कर देते हैं कि कौन पर्टिकुलर मेंबर किस लिमिट तक लोन ले सकता है और उसकी पावर कितनी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 17 पे आ जाते हैं वापस से। इसमें बेटा 2 वर्ड दिए हैं, एक तो है फॉरफीचर और दूसरा है रीइश्यू। तो प्रोसीजर फॉरफीचर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स को ही समझ लेते हैं कि फॉरफीचर क्या है, रीइश्यू क्या है, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। फॉरफीचर का जो मीन्स होता है बेटा, जो हिंदी वर्ड अगर मैं कहूँ बिल्कुल हिंदी प्योर वर्ड, उसको हम बोलते हैं जब्त करना। और रीइश्यू तो आपको पता ही है, एक बार हमने शेयर इशू करे थे, तो वो शेयर अब क्या हो रहे हैं, दोबारा से इशू हो रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्सन है, उसने कंपनी में 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के लिए क्या, उसने 200 शेयर्स के लिए, कॉल होती है ना हमारी, कॉल होती है बेटा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, डिफरेंट कॉल्स होती है, मैंने आपको बताया था, कंपनी पूरे शेयर पे पैसे एक बार में नहीं मांगती। तो उसने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एक शेयर आपका 100 ईच, 100 रुपये का है, एक शेयर आपका 100 रुपीज़ का है। मैं इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा रही हूँ, जैसे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। ए ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एक शेयर मार्केट में 100 रुपीज़ का है। अब उसे क्या करना है, उनका पेमेंट करना है। जब वो अप्लाई करेगा तो पहले एप्लीकेशन मनी पे करेगा। तो कॉल पे जो डिफरेंट कॉल की अमाउंट है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रखी है 20 रुपीज़ की रखी है, वो अलॉटमेंट मनी रखी है कंपनी ने 30 की, फर्स्ट कॉल कंपनी ने रखी है। जिसने मेरा पहले लेक्चर लिया होगा उसको समझ में आ गया होगा ये वाला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड कॉल या फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ₹25। ठीक है बेटा, ये 4 तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने क्या मांगे, 100 रुपीज़ मांगे। टोटल 100 हो गए ना, देखो 100 हो गए टोटल। तो अब सभी कॉल्स के बीच में क्या है, 1 मंथ का गैप होता है। तो अगर ये हमने 1 अप्रैल को पेमेंट करा है तो इसका पेमेंट हम करेंगे फिर 1 महीने बाद 1 मई को, इसका पेमेंट करेंगे 1 जून को, इसका पेमेंट करेंगे 1 जुलाई को। इस तरीके से पेमेंट होंगे। अब पेमेंट का वो भी लगा लेते हैं आगे थोड़ा सा हिसाब किताब कि हमने कब कितने पैसे दिए। 200 शेयर्स हैं, तो पहले हमने एप्लीकेशन मनी कंपनी को दी 2 2 4,
कितने रुपीज़ दिए हमने? 4000 रुपीज़ कंपनी को पे कर दिए। टोटल हमें कितने पे करने हैं बेटा? 20,000 पे करने हैं। टोटल हमको 20,000 पे करने हैं। 20 में से हमने 4,000 पे कर दिए। ठीक, कंपनी ने हमारे अकाउंट में हमें शेयर दे दिए, शेयर अलॉट कर दिए। शेयर अलॉट करने के बाद फिर जब नेक्स्ट हमारे पास अलॉटमेंट मनी हमारा देने का टाइम आया तो 200 शेयर्स में हमने 30 के हिसाब से 6,000 रुपीज़ का पेमेंट और कर दिया कंपनी को ऑनलाइन। हो गया पेमेंट। अब बात आती है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की। हमारे पास वो तो आ गए ना शेयर, एप्लीकेशन मनी देते ही शेयर अलॉटमेंट मनी देने से पहले हमारे पास शेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे अकाउंट में शेयर आ चुके इस बीच। अब फर्स्ट कॉल देने का टाइम आया। फर्स्ट कॉल हमें 200 से देनी थी 25 के हिसाब से। सेकंड कॉल भी हमें 1 महीने बाद हिसाब से देनी थी। ये तो हमने पे कर दी, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी हमने। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही थी तब तक। 5,000 रुपये हमने पे कर दिए। लेकिन बेटा जब 1 जुलाई का टाइम आया हम अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए। हमने कंपनी को केवल अभी तक कितना पेमेंट किया है? 15,000 का पेमेंट किया है। उससे आगे हम कंपनी को पेमेंट ही नहीं कर पाए। हमें एक इंस्टॉलमेंट और देनी थी अपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 25 रुपीज़ वाली। 5,000 रुपीज़ का पेमेंट और करने थे, लेकिन वो हम कंपनी को नहीं दे पाए। हमने कंपनी को पेमेंट कहाँ तक किया? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी। अब आप सोचिए कंपनी क्या करेगी इस कंडीशन में? क्या आपको पूरे शेयर दे देगी? आपके पास रहने देगी वो शेयर? 200 शेयर जो कंपनी ने आपको दिए हैं, क्या आपके पास वो कंपनी अपने शेयर रहने देगी? नहीं रहने देगी कंपनी। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कंपनी को तो आपने 200 का वो शेयर था, आपने 175 रुपीज़ पर शेयर ही तो पेमेंट किया अभी तक कंपनी को। आपने पेमेंट ही नहीं किया। एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक स्कूटी इंस्टॉलमेंट पर परचेज की है। मैंने इंस्टॉलमेंट पर स्कूटी परचेज की और मेरी 1 महीने की इंस्टॉलमेंट बनी है। ठीक, तो मैंने पहले डाउन पेमेंट दिया। डाउन पेमेंट के बाद मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने 7-8 महीने तो बहुत अच्छे से इंस्टॉलमेंट दी। उसके बाद क्या हुआ, बाई चांस मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ किसी भी वजह से, ड्यू टू कुछ भी हो गया। सपोज करो कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, मेरे घर में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि मैं अपनी जो बाकी इंस्टॉलमेंट है आफ्टर 8 मंथ अपनी स्कूटी की इंस्टॉलमेंट में फिल नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या बैंक वाले छोड़ देंगे कि बाकी 4 महीने की इंस्टॉलमेंट बंद दो? नहीं छोड़ेंगे। वो आएंगे, पहले एक नोटिस देंगे, दूसरा नोटिस देंगे, तीसरा नोटिस देंगे, चौथे नोटिस में स्कूटी उठा के ले जाएंगे ना स्कूटी अपने पास। और जो मैंने 8 महीने के पैसे दिए वो भी बेकार, वो भी मुझे वापस थोड़ी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो किसके? बैंक के। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है। अब आपने अभी तक जो 15,000 रुपीज़ दिए हैं वो 15,000 रुपीज़ तो किसके पास चले गए? कंपनी के पास चले गए। कंपनी उसको आपको वापस नहीं करेगी। इवन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो कंपनी क्या करेगी? ये जो 200 शेयर आपको उन्होंने अलॉट किए थे आपके अकाउंट में, इन 200 शेयर्स को वो क्या कर ले लेती है? रिटर्न ले लेती है वापस। और इस रिटर्न लेने की प्रोसीजर को हम बोलते हैं फोरफीट करना, जब्त करना। कंपनी ने आपके शेयर जब्त कर लिए। जैसे बैंक वाले मेरी स्कूटी उठा के ले गए तो उसे बोलते हैं जब्त करना, फोरफीट करना। उन्होंने मेरी स्कूटी क्या कर ली? फोरफीट कर लिया। तो ऐसे ही जब मैंने कंपनी को केवल 3 इंस्टॉलमेंट दी, मैंने 4th इंस्टॉलमेंट उनको नहीं दे पाई, इन दैट केस उन्होंने मेरे शेयर क्या कर लिया? फोरफीट कर लिए। मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज की डील पर वो सारे शेयर्स मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएंगे दोबारा। कहाँ पर? कंपनी के अकाउंट में। अगर मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो इतना जब तक उनके पास राइट होता है पूरे हमारे अकाउंट से शेयर लेने का, अगर हम सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो। ये तो रहा फोर्थ फीचर। तो हम यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये भी मेंशन करेंगे फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स का, यानी शेयर को अगर हम फोरफीट करेंगे तो उससे क्या प्रोसीजर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात, प्रोसीजर फॉर द फोर्थ फीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। अच्छा, ये तो रही फोर्थ फीचर की। अब रीइश्यू क्या है? रीइश्यू वर्ड इसलिए है कि अब सपोज करो कंपनी ने 200 शेयर हमसे तो वापस ले लिए। अब कंपनी के पास ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कंपनी उन 200 शेयर्स को आगे किसी और पर्सन को सेल आउट कर पाए। इसके लिए हम कंपनी को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। हमारा अब उन शेयर से कोई राइट नहीं है। कंपनी की मर्जी है, वो इन 200 शेयर्स को जो उसने हमसे फोरफीट किए थे
रिटर्न लिए थे, रिटर्न बैक, उन 200 शेयर्स को कंपनी किसी अदर पर्सन को या मार्केट में दोबारा से क्या कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है। अब वो कंपनी की मर्जी है, वो मार्केट प्राइस पे रीइश्यू करे 100 रुपीज ईच, ज्यादा पे इशू करे या कम पे इशू करे। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोबारा रीइश्यू कर सकती है, मार्केट में दोबारा से रीइश्यू के लिए उन शेयर्स को पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये शेयर्स क्या होंगे, दोबारा से रीइश्यू करके कंपनी मनी क्या कर सकती है, अपने पास कलेक्ट कर सकती है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, पूरा शेयर को फॉरफिट करने का, शेयर को रीइश्यू करने का, पूरा जो भी प्रोसीजर है वो पूरा हम इसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, कैपिटल रिजर्व बनता है। कैपिटल रिजर्व में कंपनी के पास सोचो ये 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा आए ना कंपनी के पास, इस एक्स्ट्रा मनी का कंपनी क्या करेगी, उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करती है, फिर से क्या यूज होता है, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है फॉरफिचर रेशियो ऑफ शेयर्स का। आप 12th में कंपनीज अकाउंट एक चैप्टर है, वहां पर पूरी यूनिट है कंपनी अकाउंट्स की, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके का प्रोसीजर, इस तरीके के पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ पर होते हैं। इसकी जनरल एंट्रीज भी बनती हैं, बैलेंस शीट भी इसकी प्रिपेयर होती है, बस इसी की फिर यहाँ पर एंट्रीज बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जैसे हमने एप्लीकेशन मनी हमने दी है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी, इस तरीके से एप्लीकेशन मनी डेबिट टू, फिर उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। ये बेटा मीटिंग का टाइम ओवर दिखाने लगा है, बाकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, आप उनको बेटा पढ़ लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।